एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके बायो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। ध्यान देंगे ये आपका वन शॉट रिवीजन लेक्चर है, तो इस तरह से जो भी मैं आपको बताऊं, जो भी चीजें मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाते चलूँ तो आप उसको जरूर नोट डाउन कीजिए और उसके बाद आप ये नोट्स जो है वो हमारे आप वेबसाइट से और हमारी ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हुए हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर से, दैट इज द डीएनए। याद रखिएगा डीएनए जो है ये आपकी फंडामेंटल मॉलिक्यूल होती है लाइफ की। फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा बेसिक, मतलब इसके बिना आप लाइफ की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते, ये वो मॉलिक्यूल है। ओके, और यही जो है हमारे अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, हम हो या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उनकी बात करें, खासकर हम ध्यान देंगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनिज्म की। आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर आपको डीएनए के बजाय आपको आरएनए देखने को मिलते हैं। बट जब हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म या फिर एडवांस ऑर्गेनिज्म की, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो आपके ट्रांसफर होते हैं, उसे आप इस डीएनए के नाम से जानते हो। तो ध्यान देंगे क्या कहा गया कि यही जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करेगा और ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने का क्या मतलब हुआ? तो ट्रांसमिट करने का मतलब हुआ वन टू नेक्स्ट जनरेशन। जिस तरीके से हमें क्या होता है बच्चे, कोई भी कैरेक्टर जो है वो हमारे पेरेंट्स से क्या होते हैं, पेरेंट्स से जो प्रोजनी होते हैं उन तक आते हैं। तो यही बात हुई, वन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिटिंग की बात हो गई। ओके, चलिए एक और चीज़ ध्यान देंगे कि यह जो है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये हेलिक मतलब ये सीढ़ी नुमा ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है, इसे ही आप क्या कहते हो, इसे ही आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हो। ध्यान दीजिएगा, आप इसे बिल्कुल भी ऐसा समझने की गलती ना करें कि ये एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है। नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। एक्चुअल में ये 3D डायग्राम को आपके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, सो दैट कि आप ध्यान से देखना, ये बिल्कुल इसमें क्या होते हैं, ये गैप होते हैं। ये जो आप देखोगे ना, बिल्कुल इनमें जो है ये एक तरह से ऐसा समझ लो कि ये एक दूसरे के, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे पैरेलली होंगे, लेकिन इनको आपने क्या किया है, इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, जिस वजह से ये आपको लगते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रखे हैं, क्रॉस हो रखे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान देंगे कि यही जो है क्या करती है, यही अलाउ करती है किस चीज़ को, तो जेनेटिक स्टोरेज को। हमारे अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए बेटा क्या होते हैं, जीन होते हैं। उन रिस्पॉन्सिबल जीन के लिए जो भी कोडिंग होती है उसको स्टोर करने का काम जो है वो डीएनए किया करता है। याद रखेंगे रेप्लिकेशन और फोटोसिंथेसिस, आपने कभी बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा कि डीएनए जो है ये क्या करता है, डीएनए जो है ये हमारी आरएनए बनाती है और आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाती है और ये प्रोटीन ही जो है ये आपकी क्या करती है, ये प्रोटीन ही जो है ये आपके फंक्शन का काम किया करती हैं। ये एंजाइम के थ्रू भी कर सकती हैं और डायरेक्टली भी ये एक्शन जो है ये परफॉर्म कर सकती हैं। ध्यान दे दीजिएगा, डीएनए से आरएनए जो हो गई, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, और ध्यान देंगे कि कई सारे आपके जो ऑर्गेनिज्म, जैसा मैंने आपको बोला, जो लोअर ऑर्गेनिज्म जिनमें कि आपके आरएनए पाए जा रहे हैं, तो उनमें क्या होते हैं कि जब ये, खासकर ध्यान देंगे कि ये जनरली आपके डिजीज काउजिंग एजेंट होते हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है, ये बीमारियां पैदा करने वाले होते हैं। तो जब ये क्या होते हैं बच्चे, जब ये किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इनकी आरएनए जो है वह क्या करती है, ये डीएनए बनाना शुरू कर देती है, जिस प्रोसेस को आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हो। क्या कहते हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मेरे साथ दोहराते चलना, दोहराते चलोगे तो चीज़ें याद होगी। ओके, तो ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, मेरे साथ बोलेंगे डीएनए से आरएनए, बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन, आपके प्रोटीन से एंजाइम बनेंगे जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो कि ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, या फिर डायरेक्टली ये एक्शन परफॉर्म किया करते हैं। और याद रखेंगे कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें, खासकर लोअर ऑर्गेनिज्म कौन, तो जो डिजीज काउज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें आरएनए मौजूद होते हैं। और यही आरएनए जो है जब लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, जब लिविंग बॉडी में एंटर
एंटर करते हैं तो ये अपने आरएनए से क्या करते हैं, डीएनए बना लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बच्चे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस डीएनए में अपनी एक एबिलिटी होती है रेप्लिकेशन करने की। ये रेप्लिकेशन क्या होती है, याद रखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह की नोट्स वगैरह होती है तो आपको क्या होता है, आपको ज़रूरत होती है, आप ऑन द स्पॉट क्या करते हो, उसकी जीरोक्स बना लेते हो, उसकी कॉपी कर लेते हो, है ना। तो रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, जीरोक्स बनाते हो और कॉपी बनाते हो किसकी, आपके डीएनए की, आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी आप एक कॉपी तैयार कर लेते हो, डुप्लीकेट कॉपी। ओके, तो ये प्रोसेस आपकी यहाँ पे रही। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशंस जो होगी, यानी डीएनए की जो कॉपी बनेगी, ये इंश्योर की जाती है या ये इंश्योर करती है कि हमारी जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सिंपल सी बात है, एक जनरेशन से अगर नेक्स्ट जनरेशन में अगर कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हो रही है तो ये इंश्योर होगी कि भाई जो पुराने जो आपके पेरेंट्स जो थे उनमें जो कैरेक्टर्स थे उनमें से मोस्टली कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, तभी तो आपकी जो नई जनरेशन जो है उनमें ये जीन्स की, ये जो आपकी कैरेक्टर्स की जो कॉन्टिन्यूटी है ये बनी रहेगी। आगे बात करेंगे, जबकि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इट इंडिकेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसके साथ ही ये क्या करते हैं, तो डेवलपमेंट को, इवोल्यूशन को और सर्वाइवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान दे दीजिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके डेवलपमेंट के लिए इवोल्यूशन यानी स्लो चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं, और फिर आप जो देखते हो कि कई सारे ऑर्गेनिज्म वेरियस आपकी क्लाइमेट में अडेप्ट कर पाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, उसके पीछे भी आपके डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारी डीएनए नहीं होती तो शायद हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो आई होप कि ये चीज बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए की अगर, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो मैंने आपको जो ये रूल बताई है, ये वाला जो प्रोसेस बताया है, इसे हम सेंट्राडोग्मा के नाम से जानते हैं। सेंट्राडोग्मा के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि हमारा डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यह एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का क्या मतलब है बच्चे? तो हेरिडिटरी मटेरियल मतलब यह जो है ये ट्रांसफर होने वाली मटेरियल है, ये ट्रांसफरिंग होती है, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखेंगे, एक और चीज़ ये याद रखनी है कि यह जो है आपके क्या होते हैं कि जब एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये सेम जाएंगे या तो फिर क्या होगा, आपके डिफरेंटली अपीयर्स होगा। फॉर सपोज अगर हम बोल रहे हैं आंखों का रंग, तो आंखों का रंग अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि एक मदर है और एक फादर है, ठीक है, मदर की आंखों का रंग जो है ब्लैक है और फादर की आंखों का रंग ग्रीन है। ओके, तो अब ध्यान दीजिए इनके बच्चे में क्या होगा, या तो ब्लैक होगी या तो ग्रीन होगी। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि इसके जो बच्चे हैं, बच्ची है, ये बच्ची है, इसके नाना जी का आंखों का रंग मान लो ब्लू था, तो हो सकता है इस बच्चे में ब्लू रंग शो हो जाए। तो याद रखिएगा कि हेरिडिटरी जो होती है, यहाँ पे ये कही गई कि पासिंग तो हो रही है जेनेटिक कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, या तो सेम तरीके से होगी बिल्कुल अपने मदर फादर की तरह, या फिर इनमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके, अब ध्यान देंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में यह डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल की तरह काम करता है, और यही जो है आपके किसी भी तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, ट्रांसफॉर्म करने का, ट्रांसमिट बेसिकली करने का ये क्या करता है, मदद किया करता है। और ये बना किसका होता है, तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड यूनिट की बनी होती है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके एक फॉस्फेट का ग्रुप होता है, फिर इसमें आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, और कई आपके नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यह नाइट्रोजनस बेस जो है, मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, ये नाइट्रोजनस बेस 4 तरह की होते हैं। एडेनिन जिसे आप ए से डिनोट करते हो, थाइमिन जिसे टी से, साइटोसिन सी से और गुआनिन जी से। और याद रखेंगे यही अगर हमारा आरएनए होता तो आरएनए में चीज़ें बदल जाती हैं, जिसमें एडेनिन और थाइमिन की जगह हो जाता है यूरैसिल, और
फिर आपका वही साइटोसिन और गुआनिन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये हमारा डीएनए जो है और आरएनए जो है एक दूसरे से कैसे अलग है। तो आपको ये बातें ज़रूर याद रखनी है कि जो हमारी डीएनए है वह किस चीज़ की बनी है, तो न्यूक्लियोटाइड यूनिट की बनी है। और न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है उसमें क्या कुछ मौजूद होते हैं, ये हमारा फॉस्फेट, ये हमारा शुगर और ये हमारी नाइट्रोजनस बेसेस। इन्हें आप क्या बोलते हो, इन्हें आप न्यूक्लियोटाइड बोलते हो। और यही न्यूक्लियोटाइड की आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, बेस पेयरिंग हो रही है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग बना रहे हैं, अपना जो है बोलते हैं ना आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। और इसी के वजह से आपकी क्या होती है, एक स्ट्रक्चर तैयार होती है। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर तैयार हुई। और क्योंकि यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन सब की अपनी एक टेंडेंसी होती है बच्चे, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से आप देखेंगे कि यह स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रेट नहीं रह पाता, बल्कि ये हेलिकल बन जाता है। और इसी वजह से आप कहते हो कि आपका जो डीएनए है ये कौन से शेप में पाया जाता है, ये आपके हेलिकल शेप में पाया जाता है। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि डीएनए जो है हमारी, इसमें हम देखते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि दो स्ट्रैंड जो आपकी होगी, दो स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल रन करती हैं। एंटी पैरेलल कैसे कहा, तो एंटी पैरेलल ऐसे कहेंगे कि एक आपकी 5 एंड होगी और एक 3 एंड होगी, और दूसरा जो एंड होगा वो 3 to 5 एंड होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए बच्चे, यहीं पे बता देती हूँ एक चीज़। देखिए, ये मान लीजिए कि ये 5 एंड है और ये 3rd एंड है, और इसमें ये वाला जो एंड होगा ये क्या होगा, ये 3rd एंड होगा और ये 5th एंड होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो है डिफरेंट आपके ऑपोजिट एंड है। ऑपोजिट एंड रहेंगे तभी तो अट्रैक्शन होगा। ये समझिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि ऑपोजिट एंड होगा तो अट्रैक्शन होगा। अगर मान लीजिए यहीं पे क्या होता, ये 5th एंड आ जाता, तो ये कभी आपस में बॉन्डिंग बनाते ही नहीं, बल्कि ये एक दूसरे को रिपेल कर देते। बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से आपके डीएनए जो है वह इस स्ट्रक्चर में क्या रहती है, बने रहती है। और याद रखेंगे, आपके जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ध्यान से देखेंगे। एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा थाइमिन के साथ होगी, और अगर आरएनए में रहा तो एडेनिन हमेशा यूरासिल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, चलिए, एडेनिन और थाइमिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, जबकि साइटोसिन और गुआनिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ये बॉन्डिंग जो है आपको याद रखनी है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है एडेनिन जो है किसके साथ जुड़ रही है, थाइमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। वहीं साइटोसिन जो है वो आपकी गुआनिन के साथ जुड़ रही है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होगी आपकी, ये इंक्लूड मेजर एंड माइनर ग्रुप्स, जहाँ पे प्रोटीन जो है इंटरैक्ट करते हैं डीएनए से फॉर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल विड्थ आपको ध्यान में रखनी है। जब आपको डीएनए की जो स्ट्रक्चर जब आपको लिखने को आएगी, तब आपको मालूम होनी चाहिए ये बातें कि हमारी डीएनए की जो आपकी विड्थ हो जाती है ये कितनी होती है, हमारा कंप्लीट टर्न मेजरिंग कितना है। आगे देखेंगे कि आपके एक जो है एक बेस पेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक टर्न में आपकी कितनी बेस पेयर होती है, तो 10 बेस पेयर होती है। ये कुछ डेटा जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए की। तो याद रखेंगे कि हमारा जो डीएनए है ये क्या करता है, ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब बोल सकते हो कि इसी के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर जो है वो डिफाइन होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बोलते हो डीएनए टेस्ट, तो डीएनए टेस्ट मतलब क्या, कि जाहिर सी बात है जो डीएनए आपके पेरेंट में मौजूद है वही डीएनए जो है उनके चाइल्ड में मौजूद होगी, वही डीएनए इनके चाइल्ड में मौजूद होगी। तो क्या कहा गया कि भाई ब्लूप्रिंट मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके का बिहेव करेगा, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आपकी जो है मौजूद हैं, और कौन कौन से आपके बोलते हैं ना वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोडिंग की गई है वहां पे। ये सारी बातें जेनेटिक इंफॉर्मेशन के तौर पे रहती है। आगे बात करेंगे प्रोटीन
प्रोटीन सिंथेसिस की, तो याद रखिएगा कि यह जो है आपके क्या करते हैं कि टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, विच लेटर डायरेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हमने जो ऊपर में बात करी ये कि डीएनए से क्या बन गए बच्चे, आरएनए बने। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आपको एक टेम्पलेट चाहिए ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि बेटा जी आप अगर पढ़ रहे हो तो आप नोट जो है नोट डाउन करते चलना, तो क्या नोट डाउन करोगे, जाहिर सी बात है जो मैं यहाँ पे आपको बताते चल रही हूँ आप उस चीज को नोट डाउन करोगे। जो मैंने स्टडी नोट्स जो आपको प्रोवाइड करे हैं आप इसमें से चीजों को नोट डाउन करोगे। तो आपको एक रेफरेंस चाहिए ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके आरएनए के फॉर्मेशन के लिए जो रेफरेंस चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपकी डीएनए प्रोवाइड करता है, जिसे आप टेम्पलेट के नाम से जानते हो। ओके, और फिर आरएनए जो है, आरएनए की बात कही गई तो आरएनए भी एज अ टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी में डीएनए इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक ट्रेट है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होते रहे थ्रू द रिप्रोडक्शन। ओके, आगे बात करेंगे सेल फंक्शन एंड रेगुलेशन। जीन जो होगी आपके डीएनए में, ध्यान देंगे हम पढ़ेंगे आगे चल के कि जीन क्या होती है। अभी फिलहाल याद रखिए कि जीन जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अगर मान लीजिए कि कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर इज व्हाट, कैरेक्टर इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ आई कलर। ठीक है, आई कलर है। अब आई कलर मान लो तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो ब्लैक भी हो सकता है, ये तो ब्राउन भी हो सकता है, और तो और ये आपकी रेड भी हो सकते हैं अगर भूतनी हुई तो, और आगे क्या हो गई, ये मान लो ग्रीन भी हो गई, अगर हरी भरी निकली तो क्या हो गया। तो चलो ये सारे कलर जो है आपको दिखते हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये आपकी कैरेक्टर है। ये क्या है बच्चे, ये कैरेक्टर है। और यह क्या है, ये जो सारे कलर जो मैंने बताए यह है ट्रेट। तो याद रखिएगा हम सभी ऑर्गेनिज्म में जो किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो यूनिट होता है उसे ही हम जीन कहते हैं। हमारे बॉडी में किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट होती है उसे हम जीन कहते हैं। और ये जो रही, जो भाई सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा इसे हम अलील कहेंगे, इसे हम अलील्स कहेंगे। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि हमारे जो जीन जो होंगी वो क्या करेंगी, सेल की कई सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगी। याद रखिए कंट्रोल करना रेगुलेट करने में फर्क है। रेगुलेट करना मतलब कि कम ज्यादा, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर ये चाहे डीएनए चाहे तो कोई भी फंक्शन को ऑन करवा सकता है, कोई भी फंक्शन को चाहे तो ये ऑफ करवा सकता है। ठीक है, तो ये सेल्यूलर एक्टिविटी साथ जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गई, ग्रोथ हो गए और किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो गई, इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा डीएनए किया करता है। आगे बात करेंगे इवोल्यूशन एंड अडॉप्शन की। तो डीएनए जो है वो म्यूटेशन कंट्रीब्यूट करता है। म्यूटेशन क्या होती है, तो म्यूटेशन इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ बैड चेंजेस या अनवांटेड चेंज। ध्यान देंगे, इट्स अ व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ अ अनवांटेड चेंज, ऐसा चेंज जो आप चाहते ही नहीं थे। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट बोलते हैं ना, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हर बार क्या होता है, हर बार अच्छा तो नहीं होता ना। हाँ, तुम अगर मान लो किसी खूबसूरत महिला से अगर मिल गए, खूबसूरत लड़की से मिल गए, वो स्माइल दे दी, तो ये खूबसूरत एक्सीडेंट है। लेकिन हो सकता है ना वो तुम्हें कूट दे, तो भाई ये तो बुरा एक्सीडेंट हो गया ना। तो एक्सीडेंट हमेशा जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो उसी तरीके से हमने कहा ये अनवांटेड चेंज है। अनवांटेड चेंज कई बार फेवरेबल हो सकते हैं लेकिन मेजरली टाइम ये अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या दिखाई देता है, आपको अलग दिखाई देता है इसी वजह से। अब देखेंगे ड्राइविंग इवोल्यूशन, इसी के वजह से इवोल्यूशन भी जो है वो शो होते हैं। और ऑर्गेनिज्म में किसी भी आपके इन्वायरमेंट के प्रति जो अडेप्टेशन जो आती है वो इसी के वजह से आती है। ओके, रोल ऑफ अ डीएनए इन सेल डिवीजन। ध्यान देंगे कि सेल डिवीजन में इसका क्या रोल है। तो याद रखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन एक क्रूशियल स्टेप है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर द सेल डिवीजन। जैसे कि आप मियोसिस और माइटोसिस जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपकी डीएनए का रेप्लिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही प्रोसेस जो है वो इंश्योर करेगा कि जो भी डॉटर सेल बनेंगे उन सबके पास एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटीरियल जो है वो मौजूद हो। ठीक है, तभी तो उनमें
आगे चल के जो है अगर मान लो मियोसिस हुई तो चेंजेस होंगे और माइटोसिस हुई तो फिर एज इट इज रहेंगे। तो ये काम जो है ये तय करना किसका है भाई? तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो है ये काम है कि ये तय करे कि आपके जितने भी भाई दो ही तो हो रहे, हाँ दो ही सेल डिवीजन जो हो रहे लाइक माइटोसिस और मियोसिस, उनमें डॉटर सेल तक जो है आपके डीएनए जो है वो सही तरीके से पहुंच जाए। आगे देखेंगे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जहां पे एंजाइम हेलिकेज जो है ये आपकी जो बॉन्ड थी हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या करेगी? तोड़ देगी और टूटेगी तो भाई दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या होगी? अलग हो जाएगी। जैसे याद रखिए ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो हमने ऐसे कही ना ये स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रक्चर ऐसे हमारी थी, ओके। और यहाँ पे हमने कहा था कि देखो भाई ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा? अब ये हेलिकेज जो है ये हेलिकेज आएगा और इस बॉन्ड को जो है क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। जैसे ही ये बॉन्ड क्या होगा? आपका ब्रेक होगा, ये स्ट्रैंड क्या होगा? अलग अलग हो गए। जो अब तक दो स्ट्रैंड साथ में थे अब ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और जब अलग होंगे तभी तो किसी एक की जो है आप कॉपी बनाओगे। बात समझ में आ रही है? यही काम आपकी जो है सेल डिवीजन के पहले होती है। आगे ध्यान देंगे कि जब आपकी कॉपी हो रही होती है उस दौरान रेप्लिकेशन फॉर्क जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब भाई ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है अभी समझा देती हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो जब ये स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है ना, खुलती है ना लाइक दैट, ये देखो हाँ ये देखो ये आपके डीएनए जो है, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने ये कहा बच्चे कि देखो ये जो है ये डीएनए आपकी कुछ ऐसी है, ठीक है। अब बताओ मुझे कि एक ही बार में पूरा का पूरा बॉन्ड जो है वो थोड़े ना टूट जाएगा। यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो, ये जो तुम्हें ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सारे बॉन्ड एक ही बार में टूट जाएगा क्या? नहीं भाई, एक एक करके टूटेंगे, एक एक करके टूटेंगे। और जब ये एक एक करके टूटेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक मिनट, ठीक है ठीक है। और ये मान लो ये इस तरीके का है, ये डबल बॉन्ड ऐसे दिखाया, ये वाला स्ट्रैंड टूटा है, ये स्ट्रैंड टूटा है, ठीक है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर, ये देखो ये डबल बॉन्ड ये है आपकी, ये डबल बॉन्ड ही है, ये डबल बॉन्ड ही है। बस यहाँ से स्ट्रैंड जो है वो टूट गए हैं। एक साइड में इस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है और एक में इस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क, ये जो है ना इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप रेप्लिकेशन, इसी को आप क्या बोलते हो? रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम देते हो। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोटीन स्टेबलाइज, प्रोटीन जो है वो क्या करेगा? एक प्रोटीन होती है जो कि आपके यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेबलाइज किया करेंगे ताकि जो डीएनए जो है वो क्या रहे? अनबाउंड रहे, मतलब खुला रहे, बंध न जाए फिर से। और एंड एन एंजाइम प्राइमेज ले डाउन एंड ये आरएनए प्राइमर, और यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम जो है वो ये तय करेगा कि आरएनए प्राइमर जो है वो यहाँ पे क्या करे? लगते चले। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, मतलब जाहिर सी बात है इसको देख देख के नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज करेगा। और इस तरीके से आपके डीएनए की जो है कॉपी जो है तैयार होगी। याद रखिए यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड भी जो है आपको दिखते हैं। ये देखिए ये कंटिन्यूअसली ये इस तरीके से काम होगा और इसमें कैसे होगा? इस तरीके से काम होगा। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएंगे और यह जो है लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, ठीक है। ये है आपके लीडिंग और ये है लैगिंग, क्योंकि जब जब खुलेंगे भाई, जब जब यहाँ के साइट खुलेंगे तब तो भी इनमें क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा ना, और इसमें तो कंटिन्यूअसली आपके रेप्लिकेशन होते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि स्टीलिंग नहीं, एक और चीज, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड वाइल अ शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये जो है यहीं पे छोटे छोटे पार्ट्स में आपके क्या होंगे? रेप्लिकेशन होते चलेंगे। जैसे जैसे पार्ट खुलता जाएगा रेप्लिकेशन होते जाएंगे। तो जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट हैं, ये टुकड़े जो हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट नाम देते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है ये होते हैं। अच्छा जी चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टीलिंग
द स्ट्रैंड लाइगेज एंजाइम जो है फिर से इन छोटे छोटे टुकड़ों को, अब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज, जो कि एक तरह से समझ लीजिए कि एक फेविकॉल की तरह काम कर रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है, और ये इंश्योर करेगा कि जो डीएनए स्ट्रैंड जो थे वो कंटिन्यूटी उनकी बनी रहे और कहीं से भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे इंश्योर कर रहा है कि आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो एक्यूरेट तरीके से हो, ताकि जब सेल डिवीजन हो तो उस दौरान जो डीएनए की जो कोडिंग है वो आपकी प्रॉपर हो, तभी तो ऑर्गेनिज्म में आपकी ग्रोथ, रिपेयरिंग और रिप्रोडक्शन का काम हो पाएगा। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो भाई साहब ऑर्गेनिज्म के पूरे फंक्शन में आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे रोल ऑफ अ डीएनए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके डीएनए का क्या रोल है? तो ये उनकी सिंपली बात है, सेल्यूलर ग्रोथ को मेंटेन करता है, उनके जो सेल है उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है आखिर किस जगह पे किस तरह की प्रोटीन्स की ज़रूरत है ताकि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके, अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयरिंग की जा सके। इन सब के लिए जो काम कौन करेगा? डीएनए करेगा। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये इंश्योर करेगा कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है, जो नई जनरेशन जो है, ऑफस्प्रिंग जिसको बोल रहे हो, उनमें आपके जो कैरेक्टर्स जो है वो अच्छे तरीके से क्या है, जाए फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज सेल टू अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वह सिंगल सेल से लेकर के आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तक की बात हो, ये पूरी तरीके से यहाँ पे काम चलेगा। जैसे आप देखते हो ना हमारे पेरेंट्स में क्या होता है, पहले पेरेंट्स का जो ये होता है गैमेट बनता है, ये गैमेट बनेंगे और यही गैमेट जो है, यही गैमेट मान लीजिए क्या है कि ये मदर है, ये फादर है, ठीक है, मदर और ये फादर, मदर और फादर के जो गैमेट है ये क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे, तब तो भाई आपकी नई जनरेशन आएंगी ना, ठीक है। तो वही कहा गया कि सिंगल फर्टिलाइज सेल से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जो डेवलपमेंट का जो काम है वो कौन करता है? आपकी डीएनए किया करती है। आगे बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है इसमें अडेप्टेबिलिटी कौन लेकर आता है? तो डीएनए ही लेकर आती है। ये डीएनए ही जो है वो तय करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है किसी पर्टिकुलर पैथोजेन को लेकर के, पैथोजेन मतलब जो डिजीज काउजिंग जो है, जो आपकी डिजीज काउजिंग जो एजेंट हैं उनको लेकर के उनकी बॉडी कितना ज़्यादा अडेप्ट होगी, कोई कितना मान लो कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, हमें डिजीज काउज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत रहेगा हम उतनी बीमारी से बचे रहेंगे। तो इसमें कौन रोल प्ले करेगा? इसमें हमारा डीएनए रोल प्ले करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को आप मैनिपुलेट कर सकते हो भाई, डीएनए में काट छाट करके आप कई सारी तरह की एडवांस और एग्रीकल्चर, मान लीजिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये देखिए जीएमओ मतलब जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप बना सकते हो, जिसमें आपको कई बार आप देखते हो ना कि कई हमारे किसानों की फसलें जो है वो ख़राब हो जाती है, कई बार कई तरह के कीड़े वगैरह सब लग जाते हैं और पूरे फसल को ख़राब कर देते हैं। तो उन सबसे बचाने के लिए आप जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है ये आप क्या कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। और फिर कई सारी जो जेनेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह है ये कर सकते हो, जिससे कि हमें कई सारी बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे, अब आते हैं हमारे मेन जो हमारा जो इसका मोटिव है पढ़ना, क्या? सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल, देन आफ्टर सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या है भाई? तो सेल साइकिल जो है वो एक सिस्टमेटिक इवेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टमेटिक चलने वाला, मतलब ऐसा नहीं तुम भले ही सिस्टम मतलब बोलते हैं ना एक मैनर वे में तुम फॉलो ना करो, तुम भले अपनी रूटीन को फॉलो ना करो, लेकिन हमारी जो सेल है ना वो एक सीरीज में सिस्टमेटिक इवेंट को परफॉर्म करती है, जहां वो क्या करती है, ग्रो करती है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है, देन आफ्टर डिवाइड करती है, किसमें? दो डॉटर सेल्स में। और यह जो है ज़रूरी है किसके लिए? तो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई पार्ट्स अगर डैमेज हो जाए उसके रिपेयरिंग के लिए, ऑल दो हमारी रिप्रोडक्शन के लिए भी ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या दिख रहा है आपको? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि इसमें भी क्या पूछने वाली बात है दी, यहाँ पे तो मुझे जो है इंटरफेस दिखाई दे रहा है, और ये एम फेज बोले तो ये हमारा माइटोटिक फेज दिखाई दे रहा है। मैंने
मैंने कहा बहुत अच्छा। अब चलो एक बात बताती हूँ, ध्यान से देखना, जो इंटरफेज होते हैं, अगर इंटरफेज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती हैं। यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि ये देखिए, ये आपका G1 फेज हुआ, ये आपकी S फेज हो गई, ये G2 फेज हो गया। G1 फेज में क्या हो रहे, ग्रोथ हो रहे हैं और प्रिपरेशन हो रही है किसकी, डीएनए सिंथेसिस की। मतलब कि डीएनए को आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंथेसिस करना है, ठीक है, यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन की। और तो आपके इस फेज में और साथ में आप G2 में क्या करते हो, तो माइटोसिस के लिए अपनी सेल जो है वो खुद को तैयार करती है। और ये उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप माइटोटिक फेज में जब आप जाएंगे M फेज में, तो पहला जो हो जाएगा वो आपका प्रोफेज हो जाएगा, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब एक चीज यहाँ याद रखिए, ये एक दिया गया है G0, G0 पढ़ेंगे। ये G0 क्यों है, तो G0 वह सेल होते हैं जो कि एक बार मान लीजिए कि यहाँ से सेल जो है वो दो पार्ट में क्या हो गई, मान लीजिए दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। एक सेल जो है वो तो चली गई भाई सेल साइकिल में कि भाई मेरे को तो आगे चल के क्या करना है, मेरे को आगे चल के रिप्रोडक्शन करना है। अब ये जो है क्या हुआ, ये G0 वाला बोला भाई मेरे को अभी कुछ नहीं करना। ये बिल्कुल वैसा है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लो एक परिवार में दो बेटे थे, ठीक है, दो बेटे थे। अब दो बेटे में से एक बेटा जो है वो बोलता है, अब दोनों जो है बड़े हो गए। अब हुआ कि अब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी चलो शादी कर देते हैं, ठीक है, शादी करो, हमारा परिवार बढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो इस छोटे बेटे ने जो है, इसको बड़ी चुल मची थी, इसने कहा कि भाई मैंने तो अपनी सेटिंग कर रखी है, तो मेरे को जो है मेरे को शादी करवा दो, मैं तो शादी करने वाला हूँ। बड़ा भाई बोला कि भाई मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ सन्यासी, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ भाई, मैं कुछ दिन के लिए मैं बस मस्त मलंग रहूंगा और मुझे अभी फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो है चल, अब ये तो भाई पारिवारिक माहौल में आ गया, अब जो है अब इसने शादी करे, बच्चे करे वगैरह वगैरह। लेकिन अब बताओ, अब कुछ दिन बाद जब ये देखता है कि अरे वाह वाह वाह, मेरा भाई जो है वो भाई पूरी तरह से सेट हो चुका है, अब इसका भी मन बदल गया, अब इसने भी सोचा कि चलो भाई अब हम भी शादी कर लेते हैं। तो ये जो पहले जो था ये G0 में था, लेकिन G0 से फिर ये क्या हो गया, ये G1 फेज में, और फिर उसके बाद ये एंटर कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे सेल में जो है, हमारे सेल में कोई सेल ऐसे भी होते हैं जो कि अनवांट, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई तय नहीं होता, वो मान लो थोड़ी देर के लिए वो बोल दिया कि भाई मेरे को अब जो है अभी नहीं जाना, सेल साइकिल में एंटर नहीं करना, फॉर सपोज कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे सेल होते हैं जो कि इस G0 फेज में होते हैं, यानी कि उस समय ये ग्रोथ वगैरह जो है, सिंपली बात है, ना तो ग्रोथ वगैरह करेंगे, ना ही सेल साइकिल में एंटर नहीं करेंगे, बस एक तरह से तुम मान लो ना कि एकदम सोए हुए रहेंगे भाई, इनको कोई मतलब नहीं है, मोह माया, सब कुछ मोह माया समझते हैं, ठीक है। और बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी जब सेल को, तो बोलेंगे ए भाई अब आजा 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 आजा, ठीक है। तो अब ये आएंगे और फिर से अपना सेल साइकिल में एंटर करेंगे और डिवीजन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे हमारा फेज ऑफ साइकिल, ठीक है। फेजेस ऑफ साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि आपके सेल साइकिल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो मेन फेजेस में डिवाइड होती है। पहला आपकी इंटरफेज हो जाती है जिसे आप प्रिपरेशन फेज बोलते हो, और दूसरा एम फेज जिसे कि आप माइटोटिक फेज या डिवाइडिंग फेज भी आप कहते हो। ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा जो पीरियड होती है आपकी, सबसे ज्यादा जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है वो आपके इंटरफेज की होती है, और जो कि 90% और आपकी 10% जो हो जाती है वो डिवाइडिंग सेल की, डिवाइडिंग फेज यानी कि एम फेज की हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप अंदाजा आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चे कि अगर मान लीजिए कि कोई सेल जो है, कोई सेल अगर मान लीजिए कि 6 घंटे, ठीक है, या फिर 10 घंटे की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, 10 घंटे में मान लो 10 आवर्स लगाती है कोई एक सेल जो है वो क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि इसका इंटरफेस जो है वह कितना होगा। तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है कि इसका इंटरफेस जो हो जाएगा, याद रखिएगा कि यह जो है आपके 90% जो ये कैरी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे हमने क्या कहा कि इंटरफेस जो है ये आपकी 90% ऑफ द सेल साइकिल को क्या करता है, ये कवर करता है। तो आपकी जो 9 आवर्स जो हो जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की जो है आपकी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा, तो मैंने ऐसा इसलिए कहा कि अल्टीमेटली आप देख रहे हो सेल जो डिवाइड कर रहा है इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ अ रिप्रोडक्शन, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप जब रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे तो उस दौरान आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, खास करके जब हम छोटे वाले की बात करते हैं, तो छोटे वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लाइक आप जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हो, उनमें सेल डिवीजन को ही कंसिडर किया जाता है रिप्रोडक्शन को, ओके। लेकिन वहीं एडवांस ऑर्गेनिज्म में जो है आपकी ग्रोथ
पहले होती है, देन आफ्टर आपकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि हमारी जो सेल डिवीजन जो हो रही है, सेल साइकिल की अगर हम बात करें कि कोई सेल हमारा जो है 10 आर में क्या करता है, ये डिवाइड कर लेता है, तो इसका 9 आर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 9 आर किसके लिए होगा, इंटरफेस के लिए होगा। मतलब ये अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, किसके लिए, फॉर द डिवीजन। और जो 1 घंटे का होगा ये हमारा एम फेज हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो भाई, और थोड़े स्माइल से के साथ पढ़ना शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कही गई इंटरफेस की, प्रिपरेशन फेज जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी भाई, इसको कोई भी देख के बता सकता है। और ड्यूरिंग द सेल, यहाँ पे ड्यूरिंग ये क्या हो रहा है, सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। मैंने क्या कहा, देखो समझो इस बात को, तुम जब छोटे होते हो, जब तुम्हारा जन्म होता है, तो वैसे ही तुमसे कोई नहीं, अब तुम खुद जिस दिन जन्म लिए उस दिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया, ला बेटा ला, आज मेरे को पोता या नाती दे दे। नहीं भाई, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तुम उस वक्त खुद छोटे थे। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो समय का वेट करेंगे जब तुम क्या हो जाओगे, जब तुम मेच्योर हो जाओगे, जब तुम में बोलते हैं ना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो है क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ठीक वही, जब सेल जो है आपके डिवाइड करने के बाद, ये जो मान लीजिए सेल ये डिवाइड करने के बाद ये जो डॉटर सेल बनी, अब इसमें क्या होगा, पहले इसमें ग्रोथ होगी, ये मेच्योर होगी, और तब ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगी और जो भी जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं पहले उसको बनाएगी, तब ये जा करके एम फेज में एंटर करेगी, चाहे वह माइटोसिस का हो या फिर मियोसिस का हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये एसेंशियल है, ध्यान देंगे, ये एक एसेंशियल प्रोसेस है किसके लिए, आपके सेल के डिवीजन के लिए। और याद रखेंगे फंक्शन ऑफ इंटरफेस क्या होता है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि इसमें सेल जो है अपनी साइज को ग्रो करते हैं, अपनी साइज को बढ़ाते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, सो दैट जो उनकी डॉटर सेल्स जो हों उनको सेम काइंड ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिल सके, किसी के साथ पक्षपात ना हो। आगे बढ़ते हैं। सेल जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, किस लिए, आपकी जो सेल डिवीजन के दौरान जो भी प्रोटीन्स वगैरह जो लगने वाली हैं उन सबको ये क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और तो और ये इंश्योर करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल उनकी जा रही है नेक्स्ट जनरेशन में वो एरर फ्री हो, किसी भी तरह की उसमें एरर ना हो। याद रखिए, अगर ये एरर के साथ अगर जाएगी तो पता चला कि रोज नए नए स्पीशीज पैदा होने लगे, ठीक है। तो हमारी जो है ये डीएनए जो है, ये यूं कहो कि ये इंटरफेस जो है वो इस प्रोसेस को क्या करती है, इस प्रोसेस के दौरान ये इंश्योर करती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए जो डीएनए की कॉपी जो बन रही है वो सही तरीके की बने, उसमें किसी भी तरह की गलती ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फेजेस ऑफ इंटरफेस की। फेजेस ऑफ इंटरफेस में ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 सब फेजेस होते हैं, जिसमें आप पहला बोलते हो G1 फेज या जिसे गैप 1 फेज भी कहते हैं, और तो और इसे हम ग्रोथ फेज के नाम से भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल जो है वो अपनी साइज को इंक्रीज कर रही है। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग छोटे होते हैं तो छोटे से धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हमारी क्या हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। बिल्कुल वैसे अब यहाँ पे ऑर्गेनेलीज, इनके जो हमारे सेल की जो ऑर्गेनेलीज है, लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब जो है, और प्रोटीन्स वगैरह जो है, सिंथेसिस वगैरह का काम इसमें शुरू रहेगा, ठीक है। अब द सेल चेक्स फॉर अ फेवरेबल कंडीशन बिफोर प्रोसीडिंग टू डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए को रेप्लिकेशन करने से पहले डीएनए जो है, आपकी जो सेल जो है वो अपने आसपास की चीजों को चेक करेगी कि भाई साहब क्या हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, मतलब जो भी हमको इसेंशियल मॉलिक्यूल चाहिए वो क्या हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, हम आगे इस पेज की तरफ मूव करेंगे, और अगर नहीं है, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो अब ये क्या चला जाएगा, अब ये रेस्ट फेज में चला जाएगा। अब ये बोलेगा भाई अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब तो हम बनेंगे सन्यासी, ठीक है, याद है वो वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन रही, तो अब ये कहाँ मूव कर गए, अब ये मूव कर गए आपके सिंथेसिस फेज, जिसे आप एस फेज या डीएनए रेप्लिकेशन वाली फेज बोलते हो। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपके डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, और ये इंश्योर किया जाएगा कि आपके हर एक जेनेटिक मटेरियल को क्या मिले, सेम काइंड ऑफ आपके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिले, और ईच क्रोमोसोम आपके डुप्लीकेट होगी, किसमें, 2 सिस्टर क्रोमेटिड में। ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी डुप्लीकेट होके, ये देखिए ये आपके डीएनए स्ट्रैंड थी, इसकी जो है डुप्लीकेट होकर के ये स्ट्रक्चर बनी, डुप्लीकेट होके ये बनी, तो ये जो स्ट्रक्चर जो कहलाई, ये दोनों जो है एक दूसरे की क्या कहलाई, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाई, ठीक है। ये क्या कहलाई, सिस्टर क्रोमेटिड कहला गई। ओके, अब ध्यान दे देंगे कि यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, तो ये कनेक्टेड होते हैं, ये आपकी जो
सिस्टर क्रोमेटिड है, ये कनेक्टेड होती है सेंट्रोमियर से। आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, रुको दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। ये क्या बन गया भाई, ये ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके का तुम ना स्ट्रक्चर देखोगे। ये क्या है, ये दोनों ही स्ट्रैंड जो हैं वो सेंट्रोमेयर से क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपके डीएनए की पैकेजिंग की मदद करता है। जो डीएनए पैक यहाँ पे होंगे तो उसकी पैकेजिंग में कौन मदद करेगा, आपके हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन होती है, वही क्या करते हैं, मदद किया करते हैं। और फिर यहाँ पे ये सब जब सारे काम जब हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये सारे काम हो जाएंगे तब ही आपकी जो सेल जो है वह नेक्स्ट फेज यानी G2 फेज में एंटर करेगी। और अगर नहीं हुआ तो फिर से यह क्या करेंगे, फिर से यह अपने काम को जो है पूरा करेंगे। मतलब जो भी काम बच गया है, जो भी प्रोसेसेस कंप्लीट होने के लिए बच गई हैं, उन सब को ये क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर ये G2 फेज में आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ये क्या, इसमें क्या होगा, तो सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और रेप्लिकेशन जो है वो चेक किया जाएगा कि भाई साहब इसमें किसी तरह की कोई एरर तो नहीं है। और अगर रेप्लिकेशन में मान लो किसी तरह की एरर हो गई, मान लो यहाँ पे कि ये डीएनए बन रही थी और इस डीएनए का जो है ये वाला स्ट्रैंड जो है ये मान लो टूट गया। अब टूट गया तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर तो करना पड़ेगा ना बच्चे, इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो ये सारी रिपेयरेशन का काम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और एक बार जब आपकी क्या हो जाएगी, ये सारे डैमेज जब फिक्स हो जाएंगे और आपकी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस यहाँ पे जो है सब कुछ हो गई, तो स्पिंडल फाइबर जो है ये आपकी प्रोड्यूस हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर एक छोटा सा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करेगा, जो कि ध्यान देंगे यहाँ पे ये चीज, ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर जो बनाए थे, यहाँ पे क्या होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर होगा तो इसी काइनेटोकोर से ही क्या करेगा, इसको ऐसे हुक लगा करके खींचने की कोशिश करेगा ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड इसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तब जाके आपके जो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर जो है वो टूट जाते हैं। सेंट्रोमियर जो थी यहाँ पे ये टूट जाते हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अलग हो जाएंगे और सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो करके फिर डिफरेंट पोल तक जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या हो गया कि जब सारी चीजें यहाँ पे इंश्योर हो जाएंगी तो आपकी जो सेल जो है वो एम फेज में एंटर कर जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, जी नॉट फेज की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये आपकी रेस्टिंग स्टेज है जहाँ पे आपके कुछ सेल जैसे कि नर्व सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल, ये आपके सेल साइकिल से बाहर आ जाते हैं। क्यों, इस वजह से कि वो डिवाइड नहीं करते, लेकिन ध्यान देंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन डीएनए से प्रोटीन, प्रोटीन्स डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन वगैरह ये सब बना रहे हैं। हाँ ठीक है, इसको आप ये मत समझना कि भाई सब वो ऐसे अगर नहीं करेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर तो उनको डेड सेल मान लिया जाएगा ना। तो ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई साहब वो अगर आपके रिप्रोडक्शन में अगर शामिल नहीं हो रहे, वो अगर सेल डिवीजन में शामिल नहीं हो रहे तो वो डेड है। नहीं भाई, बिल्कुल मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो। ठीक है, आगे ध्यान दे दीजिएगा कि इसे क्वेश्चन और इनएक्टिव स्टेट भी कहते हैं, जहां पे सेल जो है अपनी नॉर्मल फंक्शन जो है वो तो परफॉर्म करता है लेकिन हाँ डिवीजन के लिए वो प्रिपेयर नहीं रहता है। ओके, इंपॉर्टेंस याद रखिएगा इंटरफेस की क्या है, तो ये इंश्योर करता है कि आपके सेल की प्रॉपर ग्रोथ हो, उनकी साइज वगैरह जो है वो जितनी साइज की जरूरत हो वो प्रॉपर रहे ताकि डिवीजन जो है वो सही तरीके से हो सके। आगे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तरह की एरर वगैरह जो है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन में वो ना हो, इस चीज को भी इंश्योर करता है। और तो और आपकी जो भी एसेंशियल कंपोनेंट जो चाहिए होते हैं सेल डिवीजन के दौरान वो सारी चीजें इसके पास अवेलेबल हों। और फिर आपके किसी भी तरह की मान लीजिए डिफेक्टिव चीजें हो गई, तो मान लीजिए जेनेटिक स्ट्रैंड मान लीजिए टूट गया तो उसको उस डैमेज को क्या करना, भरपाई करना, उसकी रिपेयरिंग वगैरह का करने का काम भी आपकी ये आपके इंटरफेज में ही होता है। आगे बढ़ेंगे एम फेज और माइटोटिक फेज। ध्यान दे दीजिएगा, एम फेज, माइटोटिक फेज जिसे आप डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल भी कहते हो, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो इसी फेज में होते हैं जहां पे एक सेल जो है वो आपकी दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में जो है वो क्या हो जाती है, चेंज होती है। ध्यान देंगे, आइडेंटिकल कब होगी, आइडेंटिकल आपकी माइटोसिस में होगी। जबकि अगर हम बात करें आपके किसकी, अगर हम बात करते हैं मियोसिस की तो वहां आइडेंटिकल नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया
कि ये इट इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल कंसिस्ट टू मेजर इवेंट, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। याद रखेंगे, कैरियोकाइनेसिस जिसे आप क्या बोलते हो, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे होगी, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है एक्चुअली इक्वली अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में, और माइटोसिस के जरिए, ध्यान देंगे, थ्रू द माइटोसिस इन सोमैटिक सेल और मियोसिस इन रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया, अगर सोमैटिक सेल है, ठीक है, सोमैटिक सेल है तो उसमें कैसे, माइटोसिस के जरिए, और रिप्रोडक्टिव सेल्स है तो उसमें मियोसिस के जरिए आपकी क्या होगी, वहां पे ये डिवीजन होगी। आगे देखेंगे माइटोसिस जिसे आप क्या कहते हो, इक्वेशनल डिवीजन कहते हो। माइटोसिस को आप क्या बोल रहे हो, इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हो। और ये क्या है भाई साहब, तो ये जो है आपकी सोमैटिक सेल में होती है, जहां पे दो आइडेंटिकल यानी सेम काइंड ऑफ, आइडेंटिकल मतलब सेम काइंड ऑफ डॉटर सेल जो है वो क्या होंगी, यहाँ पे बनेंगी, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वह भी सेम होगा। याद रखेंगे कि अगर पेरेंट्स जैसे डिप्लॉयड हैं तो इनके जो डॉटर होंगे वह भी डिप्लॉयड होंगे। और ये इसेंशियल है, ये डिवीजन जो है वो इसेंशियल है किस चीज़ के लिए, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ, टिश्यू की रिपेयरिंग, और तो और जो कई सारे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए भी ये माइटोसिस की जो डिवीजन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि कभी भी आपकी जो डिवीजन होती है ना, कभी भी डिवीजन जब आपकी होती है तो डिवीजन मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बंटवारा, डिवीजन इन द सेंस ऑफ अ बंटवारा। बंटवारा का मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक फैमिली है, सपोज कीजिए एक फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली में मान लीजिए ये, ठीक है, ये पेरेंट हैं, ठीक है, अब ये क्या हो रहे हैं, ये बेचारे मरने वाले हैं, इनके दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, तो इनको ये क्या कर रहे हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है, बेटे नहीं दो बच्चे हैं, अब अपनी प्रॉपर्टी जो इनके पास है इसको ये क्या करना चाहते हैं कि ये बंटवारा करना चाहते हैं कि भाई मरने से पहले मैं क्या करूं, अपने दोनों ही बच्चों में मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बांट दूं, जिससे कि आगे चल के ये बच्चे जो है आपस में ना लड़ें। ठीक है, चलिए, तो अब जो है ये क्या करेंगे, अब जो है क्या होगा कि जितना, सबसे पहले याद रखिएगा कि जितने भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को एक साथ क्या किया जाएगा, एक साथ उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी अपने पास है। ठीक है, अच्छा जी, जमीन को तो कोई कुछ नहीं करेगा ना, सपोज कीजिए कि इनका क्या है, इनका एक बड़ा सा घर है, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा इनका एक घर है। अब ये घर जो है, घर तो कहीं उठ के जाने वाला है नहीं, जो प्रॉपर्टी है सो यही है। ठीक है, कि एक बड़ा सा एक इनका घर है, घर तो कहीं उठ के जाने वाला नहीं है। अब मान लो कि इन्होंने ना कुछ ना गोल्ड वगैरह, गोल्ड हो गए, डायमंड हो गए, ये सब जो है इन्होंने कुछ ना ये इकट्ठे करके इन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो अब जाहिर सी बात है कि पहले उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठे करने के बाद जो है सबसे पहली बात कि जितने भी लॉकर हैं, जितने भी लॉकर जहाँ पे प्रीशियस चीज़ें रखी गई हैं उन सबको निकाल के एक जगह लाया जाएगा और ला करके सामने रखा जाएगा, और फिर इसका क्या किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा कि हाँ भाई, अगर मान लो इनके पास 20 किलो सोना है, 20 किलो सोना है तो 10 किलो सोना इस भाई को, इस बच्चे को, और 10 किलो सोना इस बच्चे को। ठीक है, अच्छा जी, मान लीजिए कि इनके पास 30 किलो या 80 किलो चांदी है, ठीक है, 80 किलो सिल्वर है, तो 80 किलो सिल्वर है तो 40 किलो इसको और 40 किलो इसको, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब मान लीजिए, अब ये बस यही था, अब हुआ क्या कि घर का बंटवारा किया जाए। अब घर जो है ये थी, मान लो ये सिंपल सी बात है, मान लो 4 फ्लोर है, ठीक है, इनके पास कितने फ्लोर थे, 4 फ्लोर थे, 4 फ्लोर थे तो 2 फ्लोर जो है, 2 फ्लोर इस बच्चे का, 2 फ्लोर इस बच्चे का, इस तरीके से ये क्या कर देंगे, मरने से पहले जो है वो डिवीजन कर गए। तो ये रहा इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि एकदम से इक्वल डिवीजन, किसी भी तरह की कोई पक्षपात नहीं की गई। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, ध्यान देंगे, जब भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा सबसे पहले चीजें क्या होंगी, लॉकर तोड़े जाएंगे और आपके जो ये है सामान जो है उसको कंडेंस किया जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया कि आपकी क्रोमेटिन कंडेंस होगी, कंडेंस होगी मतलब न्यूक्लियर वॉल टूटेंगे और आपके जो क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम जो है आपकी, जो आपकी सबसे बड़ी
संपत्ति जो है आपकी, दैट इज द क्रोमोसोम, वो विजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो टूट चुका है ना मेरे भाई, ये तो टूट चुका है। स्पिंडल फाइबर जो है वो अब स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे भाई बटने लगे हैं ना, तो सब कोई अपनी अपनी बॉडी लेकर आ जाएंगे कि भैया बॉडी में भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सब कोई अपनी अपनी बॉडी लेकर आ जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो आ जाएगा, ताकि इसको जो है क्रोमोसोम को क्या करे, वो अपने साथ लेकर जाए। चलिए, मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो एक जगह पे अलाई हो जाएंगे आपकी, कहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एक प्लेट होती है, मेटाफेज प्लेट आप बोलते हो, ठीक है, वहीं पे आपकी सारी क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। और अलाइन होने के बाद स्पिंडल फाइबर जो है क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे आपकी किससे। अब देखो यहाँ पे वही चीज समझा दे रही हूँ कि एक यहाँ पे जो है क्या हमने क्या किया, पहले जो है लॉकर तोड़ा, लॉकर तोड़ के सारा सामान लाया, अब क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे सबके सामने रख दिया। तब तक बोरी आ चुकी है भाई, तब तक दोनों बच्चों की बोरी आ चुकी है कि भाई हम लोग इसमें सामान अपना जो है ये क्या करेंगे, भरेंगे। चलिए, अब जो है ये सामने सामने हो गया कि देखो भाई ये वाला पार्ट तुम्हारा और ये वाला पार्ट तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है दोनों बच्चे जो है अपने सामान को क्या करेंगे, बोरी में भरेंगे। तो अब क्या हो रही है, समझ लीजिए कि आपकी यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर जो है वो कलेक्ट क्या होगी, ये कनेक्ट होकर के ऑपोजिट पोल पे क्या करने लगे हैं, खींचने लगे हैं। और एक बार जब पैकिंग हो गई दोनों की, और दोनों अपने अपने दोनों ऊपर के फ्लैट पे अपना जो भी दो फ्लैट इनका जो है उसमें चले गए, तो मतलब समझ लो अब प्रॉपर डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। यही काम यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गई, आपके मेटाफेज सेंटर पे जो है, मेटाफेज सेंटर पे अलाई हो गई, और उसके बाद आपके सेंट्रोमियर से जो है स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें काइनेटोकोर से ये अटैच होते हैं, ठीक है ना, काइनेटो कोर से अटैच होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि यह जो है अब एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड जो है पुल अपार्ट। अब जो है क्योंकि बंटवारा हो चुका है तो दोनों बच्चे जो है अलग हो गए ना, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए और ऑपोजिट पोल पे चले गए, ठीक है। और सेल जो है इलोंगेट हो गया और क्रोमेटिड्स देखो अलग अलग पार्ट में मूव कर गए। अब यहाँ पे टीलोफेज जहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होगा। भाई वो जाएंगे तो बॉडी में ही थोड़ी सामान सारा रखेंगे, फिर अपना अरेंज करेंगे और क्या। तो देखिए क्रोमोसोम जो है फिर से डीकंडेंस होगा, क्रोमेटिन के रूप में आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनेगा और सबके पास ईच ऑफ क्रोमोसोम जो आ जाएगी। और फाइनली ये जो है क्या हो गया, आपका डिवीजन जो है वो ये गेट रेडी फॉर द फाइनल डिवीजन, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। और तब जाके यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होगी। देखो सबने अपना अपना ये चीज़ कर लिया ना, अब ये हो जाएगा, बीच से क्या होगी, वॉल जो है ये आपकी टूट जाएगी, ये सेल अलग ये सेल अलग, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि ये देखिए ये वही प्रोसेस है जहाँ पे इंटरफेस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट जाएगी, आपकी क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम के रूप में विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये तो प्रिपरेशन हो रही थी ना, ये प्रिपरेशन हो रही थी। ये देखिए प्रोफेज में आपकी क्या हो गई, क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल हो गए। अब ये मेटाफेज प्लेट पे क्या हो गए, अरेंज हो गए, स्पिंडल फाइबर्स आकर इनसे जुड़ गए। और तो और देखो अब ये क्या हो गए, ये टूट गए भाई साहब, टूट के अलग हो गए। अब दोनों अपोजिट पोल पे ये जा रहे हैं और यहाँ पे फिर देखिए इनके सराउंडिंग जो है आपकी न्यूक्लियर वॉल वगैरह बन गई। अब धीरे से ये क्या होगा, ये वाली जो है हिस्से ये वाले अंदर की ओर ये ऐसे आके ये टूट जाएंगे, ये सेल जो है ये अलग और ये वाली सेल अलग। इस तरीके से आपकी माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मियोसिस की बात करेंगे। मियोसिस जो है यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये एक रिडक्शनल डिवीजन होती है, स्पेशल केसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जैसे कि गैमेट आपके स्पर्म एग इनमें होती है। और ये रिड्यूस करते हैं, इनमें क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है, मतलब पेरेंट अगर डिप्लॉयड है तो बच्चे जो है वो हैप्लॉयड होंगे। और ये इंश्योर करेंगे कि जो जेनेटिक वेरिएशन जो होगी इनमें होते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ये जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे कि ये मियोसिस जो होती है वो 2 राउंड में होती है, पहला जिसे आप मियोसिस 1 बोलते हो और दूसरा जिसे आप मियोसिस 2 बोलते हो। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो याद रखिएगा कि जब कभी एक बार आपका ये टीलोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपके साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस जो है वो होती है। और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में साइटोप्लाज्म जो है वो आपके क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और तो और यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। याद रखिएगा एनिमल में ये कैसे होता है, क्लीवेज फरो बनते हैं,
क्लीवेज फरो का मतलब ये है कि ये देखिए ये सेल जो है ये आपस में इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये इसी को हम फरो बोल रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या होगी, ये वाली जो है ये इस तरीके से क्या होगी, टूट करके ये जो है ये अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। जबकि आपके प्लांट सेल में ध्यान दीजिएगा कि ये सेल है और ये सेल है, इनके बीच क्या होते हैं, आपके क्या बन जाते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिए, ये हमने कहा 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ये देखिए ये रहा, इनके बीच क्या हो जाएगी, ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और तब जाके ये सेल जो है दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग अलग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म किया करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एम फेज देख लेते हैं। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करेंगे, मतलब कि किसी भी सेल का अगर नंबर आपको इंक्रीज करनी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो उनमें यही आपकी मदद करते हैं। और तो और टिश्यू रिपेयरिंग में, डैमेज सेल की रिपेयरिंग में, नए सेल्स के फॉर्मेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में, कोई भी मान लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें अगर मान लीजिए आपको रिप्रोडक्शन वगैरह करवाना है तो उसमें यही आपकी मदद करेंगे। जेनेटिक स्टेबिलिटी मतलब कि आपकी जो डॉटर सेल्स जो बन रही है उसमें आपकी क्या हो, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर हुए हैं वो एक स्टेबल फॉर्म में जाए, किसी तरह की एरर ना हो, ये सारी इंश्योर करना इनका काम होता है, ठीक है। और तो और जेनेटिक वेरिएशंस भी लाने का काम यही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, मियोसिस की बात करते हैं जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल सेल डिवीजन जो है इसको हम देख लेते हैं एक बार। और ये क्या होते हैं, मियोसिस जो कि स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन है जहां पे ये आपकी कहां होती है, जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल्स बोले तो रिप्रोडक्टिव सेल्स, और जो कि आप गैमेट बोलते हो जो कि स्पर्म एंड एग सेल्स, ओके। प्रोड्यूसिंग कहां होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके जो माइटोसिस हो रहे थे उसमें 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे थे, जबकि आपके मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स होंगे, लेकिन ये चारों डॉटर सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ओके। और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है और इनकी जो स्टेबिलिटी जो है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा इसलिए होता है ताकि जो आपकी जो जीनोम जो है, जीनोम बेसिकली जो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ जो कैरेक्टर्स जो ये क्या हुए, ट्रांसफर जो हुए हैं वो स्टेबल वे में हो, ठीक है। आगे ध्यान देंगे कि इसमें मियोसिस पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको जो है मालूम होने चाहिए, लाइक अ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है भाई साहब, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर में अलाई करते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, क्योंकि एक आते हैं आपके मैटरनल यानी मदर से और एक आपके पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं जो कि फादर से आते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो ये आपके जीन कैरी करते हैं फॉर द सेम ट्रेट एंड द सेम लोकाई, और बट दे हैव अ डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे याद रखिए मैंने कहा कि ये देखो ये बच्चे, ये आपकी डीएनए है, ठीक है। ये किसी भी बच्चे की, मान लो आप ही की है या फिर किसी की भी ये डीएनए है, ठीक है। अब देखिए ये है आपकी मैटरनल डीएनए और ये है आपकी पैटर्नल डीएनए। मैटरनल डीएनए बच्चे यहाँ पे जो है ये कैरेक्टर जो है ये आई कलर के लिए है, और ये मान लीजिए जो ऊपर की बातें मैंने कही ना उसी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए ये ब्लू आई के लिए है, ठीक है, ब्लू आई के लिए है, ये है बिल्कुल सेम जगह पे, देखिए बिल्कुल सेम इसके सामने। ये देखिए ये मान लीजिए कि आपकी ब्लैक आई के लिए ये है, किसके लिए है, ब्लैक आई के लिए। ये मान लीजिए कि हाइट के लिए है, ठीक है, हाइट के लिए, हाइट में किसके लिए, मान लीजिए कि ये टॉल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डॉर्फ हो गया, ये शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे कहा, ये वाली बात ये याद रखिएगा कि ये जीन जो कैरी करते हैं सेम ट्रेट्स एट द सेम लोकाई, ओके, बट दे हैव अ डिफरेंट वर्जन होगी, ठीक है। वर्जन देखिए, ये इधर में ब्लू उधर में ब्लैक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये देखिए ये आपकी क्या है, मैटरनल, ये आपकी कौन सी रही, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पैटर्नल एक मैटरनल, इनका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो ध्यान दे दीजिएगा, रेप्लिकेशन मतलब क्या, डुप्लीकेशन होगी। अब डुप्लीकेशन हो गई तो ध्यान दे दीजिएगा कि जब इसकी डुप्लीकेट बनी तो ये वाली, अब ये दोनों जो है एक दूसरे की क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। ये एक दूसरे की क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। और एक चीज याद रखिएगा कि ये दोनों जो है, इसका ये वाला क्रोमोसोम और इसका ये वाला क्रोमोसोम, ये जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी आपकी जो क्रॉसिंग ओवर जो होती है, क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, जो एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होती है, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड की। सिस्टर क्रोमेटिड ध्यान देंगे कि मियोसिस शुरू होने से पहले हर एक क्रोमोसोम
क्रोमोसोम जो है अपने आप को रेप्लिकेट किया करता है और बनाता है अपनी आइडेंटिकल कॉपी, जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसको जरूर याद रखेंगे, बिकॉज इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर जहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, जहां पे प्रोफेज 1 में आपकी क्या होती है, मियोसिस के प्रोफेज 1 में, याद रखिएगा मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है इसे हम प्रोफेज 1 कह रहे हैं। वहां होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में पेयर होते हैं, पेयर अप होंगे और क्या होंगे कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज होगी यहाँ पे, और जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम काइजमाटा कहते हैं, ये कैसी होती है, एक्स शेप स्ट्रक्चर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम रहे, ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोग मतलब सेम, होमोलोग होमोलोगस वर्ड से है, ठीक है। होमोलोगस मतलब कि सेम क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखिए, अब ये दोनों साथ में आए, देखिए ये तो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये वाला, एक मिनट, ये वाला और ये वाला जो है ये क्या है, आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, और हमेशा जो एक्सचेंजिंग होगी वह किसके बीच में होगी, वो आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगी। ये देखो, और यहाँ पे एक्स शेप जो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं इसी को हम काइजमाटा कहते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको ये दोनों देखिए, ये क्रोमोसोम जो है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आ करके जब जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बाइवैलेंट स्ट्रक्चर कहलाती है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि इनके कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं, कि ये पहले जो था, पहले देखिए ये डार्क ब्लू आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन ये क्या हो गया, इसका एक पार्ट जो है वो क्या हो गया, लाइट ब्लू हो गया, और इधर का भी पार्ट लाइट ब्लू हो गया, बीच में आपका डार्क ब्लू रहा, और ये देखिए इसमें भी क्या हो गए, वेरिएशन हो गए। तो इसी तरीके से हमें क्या होता है, जो जेनेटिक जो आपकी मटीरियल है उनका एक्सचेंजिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या क्या समझ लिया, आपने होमोलोगस क्रोमोसोम समझ लिया, सिस्टर क्रोमेटिड समझ लिया, क्रॉसिंग ओवर समझ लिया। अब चलिए स्टेजेस ऑफ मियोसिस को देखते हैं। अब आपको मियोसिस अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए, स्टेजेस ऑफ मियोसिस की बात करें तो इनमें जो है दो आपकी डिवीजन होती है, एक तो मियोसिस 1, एक मियोसिस 2, एक आपकी मियोसिस 1, एक आपकी मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आपकी क्या हो जाएंगी, तो ये जो है आपके ध्यान दे देंगे कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, डिप्लॉयड आपके डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाएंगी, और मियोसिस में आपके सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं मियोसिस 1 में, जहां पे हम बात करेंगे कि ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो इस फेज में क्रोमोसोम नंबर क्या होगी, हाफ होगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों है, क्रोमोसोम कंडेंस होगी, फिर से वही चीज, लेकिन एक छोटी सी चीज यहाँ पे है जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अब एक और चीज की होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग अप होंगे। ध्यान दीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग अप क्या बना रहे हैं, बाइवैलेंट, जिसे आप टेट्राड भी कहते हो। और यहीं पे ये क्या हो रही है, पेयरिंग अप। ये पेयरिंग जब करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द साइनेप्सिस। ये प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, साइनेप्सिस नाम देते हो, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, क्रॉसिंग ओवर हो सके, आपके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो सके, जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग हो सके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है फिर डिसॉल्व हो जाएंगे, और तब जाके आपके स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो होगी। तो याद रखिएगा कि इसमें अगर हम बोलें, अगर आपसे पूछा ये जाए कि आपकी जो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो कहाँ होती है, टेट्राड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फेज देखेंगे, दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है बच्चे, तो मेटाफेज में आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगी, फिर से वही चीज याद कीजिए, मेटाफेज प्लेट पे यानी सेंटर पे, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी जहां पे क्रोमोसोम जो है रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, और इनमें क्या होंगे भाई साहब कि अब क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होंगे, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, सिस्टर क्रोमेटिड अटैच रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है, इनमें एक चीज गलती ये होती है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो क्या होंगे, अटैच रहते हैं, वो सेपरेट नहीं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और टीलोफेज 1 में जहां पे दो हैप्लॉइड जो है डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म होंगी, और ईच विद द हाफ क्रोमोसोम नंबर। साइटोकाइनेसिस में आपकी जो है कंप्लीटली वो क्या करेंगी, डिवाइड कर जाएंगी। पहले कहा ना, पहले आपके न्यूक्लियस का डिवीजन, देन आफ्टर आपके साइटोप्लाज्म का डिवीजन। चलिए मियोसिस सेकंड की बात करें, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। क्यों बोलते हैं वो भी देख लीजिए।
तो इस फेज में आपकी क्या होंगी, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होते हैं, जहां पे आपकी ईच डॉटर सेल के पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। कैसे, तो प्रोफेज 1 यहाँ पे ये प्रोफेज 2 जो होगी, क्रोमोसोम फिर से कंडेंस होंगे, स्पिंडल फाइबर फिर से फॉर्म होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, कहा आपसे ये जा सकता है कि कौन से जो है आपके फेज में क्रॉसिंग मियोसिस के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन में मान लो दे दिया तो आप प्रोफेज 2 को जरूर टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मेटाफेज 2 की। तो मेटाफेज 2 में फिर से आपकी क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाएंगी, और फिर उसके बाद एनाफेज 2 जहां पे सिस्टर क्रोमेटिड, अब ध्यान दीजिएगा, अब सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो रही हैं, किसमें, एनाफेज 2 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कि सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होती हैं मियोसिस में, तो वो आपकी किस में हो जाएंगी, एनाफेज 2 में। और फिर यहाँ पे आपकी जो है टीलोफेज 2 में क्या हो जाएगी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा जो कि जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। और यहाँ पे याद रखिए रोल ऑफ ये मियोसिस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो जेनेटिक वेरिएशन इन्हीं से आती हैं। जब आपकी प्रोफेज 1 में जो क्रॉसिंग ओवर हुई ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई ना, तो उस दौरान जो है जेनेटिकली यूनिक गैमेट आपकी बन जाती है, और यही जो है आपके ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन करवाने के लिए और अडेप्टेशन करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और गैमेट की फॉर्मेशन वगैरह अगर इसे करवानी है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो अगर एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो वो गैमेट तो ज़रूर ये प्रोड्यूस करेगा। तो गैमेट कैसे बनेगी, तो इसी मियोसिस के प्रोसेस से ही बनेगी। मेल में जो ये स्पर्म की फॉर्मेशन होती है मियोसिस के जरिए, और जो आपकी स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं फीमेल में बात करें, फीमेल में जो एग सेल की जो प्रोडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द oogenesis। ओके, तो ध्यान देंगे कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो आपकी सेल डिवीजन वाली प्रोसेस जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द मियोसिस। आगे बढ़ेंगे, मेंटेन करते हैं ये क्रोमोसोम नंबर को, क्योंकि हम सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें जो हमारे पास सिंपली बात ये है कि अगर मान लो मदर से अगर 23 क्रोमोसोम्स आ रहे, फादर से 23 क्रोमोसोम आ रहे, तो ये जो क्रोमोसोम है ध्यान दीजिए कि 23 और 23 ये मदर से ये फादर से ये आपस में मिलेंगे तब तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो ये क्रोमोसोम को मेंटेन करने का भी काम कौन कर रहा है, हमारा मियोसिस ही कर रहा है। ओके, और ये इंश्योर करेगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज में कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाए। ओके, और बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही जो है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी आधार है। ओके, यहां ध्यान दे दीजिएगा मियोसिस 1 के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। 1 मिनट मैं इसके लिए आपको ये बड़ा कर दे रही हूं ताकि आपको इसको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, हाँ जी, ये देखिए मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले इंटरफेस में आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे सेंट्रोजोम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देन आफ्टर सेंट्रोजोम क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये इंटरफेस है, मतलब सब कुछ तैयार हो चुका है भाई। प्रोफेज 1 में क्या होगा, तो आपके न्यूक्लियर वॉल जो है वो टूटेंगे, टेट्राड की फॉर्मेशन यहीं पे हो जाएगी, साइनाप्सिस और क्रॉसिंग ओवर यहीं पे हो जाएगी। साइनाप्सिस जहाँ पे आपकी जो टेट्राड जो है वो अरेंज होती हैं, ठीक है, और तो और क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे आपकी कैजमाटा का फॉर्मेशन होता है और आपके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होता है। फिर आपकी मेटाफेज में क्या हो गई कि ये मेटाफेज प्लेट पे आ गए। अब ध्यान से देखिएगा कि ये टूटे नहीं है, ये सिस्टर क्रोमेटिड टूटे नहीं है, बल्कि ये होल ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल पे क्या हो गया है, ये चला गया है। और अपोजिट पोल पे जाने के बाद अब देखिए कि यह जो है ये आपके क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के आपको दिख रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये वॉल यहाँ से, अब यहाँ पे ये जो है ये साइटोकाइनेसिस हो गई, अब ये डबल सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ध्यान से देखेंगे फिर से प्रोफेज 2 जहाँ पे ये दोनों ही सेल आपके प्रोफेज 2 में एंटर कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से टूट गई। टूटने के बाद अब ये सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद ध्यान से देखिएगा कि इसके जो डीएनए आपको दिख रहे, इसके जो आपके क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहे, सिस्टर क्रोमेटिड देखिए ये सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, 2 सेल इसमें बने, 2 सेल इसमें बने, मतलब लास्टली आपके मियोसिस में कितने बने, 4 हैप्लॉइड सेल। और ये 4 हैप्लॉइड सेल जो है ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं, नॉन आइडेंटिकल का मतलब नॉट सेम होते हैं टू द पैरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सेल डिवीजन की चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुई। और अगर आपको मुझसे पढ़ के मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को जो है लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो भाई। और एक और बात, जैसे कि कुछ दिन में आप लोग के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि नीट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ प्रगामी बैच फॉर नीट 2027, जहाँ पे आप हमारे साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो
और इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको हमारी वेदत की वेबसाइट पे आ जानी है। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लो, बिकॉज कि आप जो यहाँ पे जो पढ़ रहे हो और जो स्टडी नोट्स आपको चाहिए होंगे वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे ICSE के कोर्स सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आप क्लास 10 के जो फ्री सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ कोर्स कंटेंट में आपको आपके जो भी नोट्स है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आप यहाँ से आके इसको पढ़ सकते हो। ओके, और अब मैं आपको बता दूं कि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्लास 10 के बाद मुझे नीट एग्जाम की तैयारी करनी है और मेरा सपना है कि मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में से मैं अपनी पढ़ाई करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। तो बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रगामी बैच नीट 2027, जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ करके नीट की तैयारी जो है कर सकोगे। और यहाँ इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना के रखी है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको क्या मिलने वाली है। तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी फुल कवरेज जो है आपके डेप्थ में आपकी कवरेज की जाएगी कॉन्सेप्ट की। आपको हर तरीके से जो है जो आपके एक परफेक्टली तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो डिज़ाइन होती है वह एक कोर्स है जो इसमें आप मेरे साथ जुड़ोगे। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, 100 OMR शीट्स भी आपको मिलेंगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन है इसकी आप बेटर प्रैक्टिस कर सको। मतलब नीट एग्ज़ाम देने से पहले ही आप जो है 100 टाइम आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होगे। और फिर यहाँ पे पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप प्रोग्राम और यहाँ पे मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ इनरोल नाउ पे आपको क्लिक करना है। इसकी इनरोलमेंट शुरू हो चुकी है तो आपको क्या करना है, इनरोलमेंट पे जाना है और इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू करेंगे और ये जो प्रगामी बैच आप देख रहे हो ऑलरेडी कोड यहाँ पे अप्लाइड है जिस पे आपको डिस्काउंट दी जा रही है। बट इस प्रगामी कोड को आप क्या करना, कट कर देना और अप्लाई कोड पे जाना और यहाँ पे आपको मेरा नाम मधु जो है वो टाइप करना है। ठीक है, ये आप यस आप टाइप करके उसके बाद आप अप्लाई करोगे। देन आफ्टर आप देखोगे कि प्राइस जो है और ज़्यादा आपकी जो डिस्काउंटेड प्राइस जो है आप देख सकते हो कि और आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रोसीड करके कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पे ली जाएगी जिससे कि आपके डोर स्टेप तक जो आपकी स्टडी मटेरियल है ये आपको डिलीवर करवाई जाए। तो वो सारी डिटेल्स वगैरह भर के आप हमारे इस कोर्स में इनरोल हो सकते। तो हमारी ये बैच जो है अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तब तक कई बच्चे जो होंगे एग्जाम से फ्री हो चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है मिलते हैं और उसके बाद हम लोग नीट की प्रॉपर तैयारी करते हैं। और एक और चीज़, आपको अगर इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की आपको अगर इंक्वायरी हो, किसी तरह की डाउट हो, तो आप कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है इस पर आप जा करके हमें मैसेज कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको एक नंबर मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। ये देखिए, ये जो नंबर है आप इस नंबर पर क्या करोगे, इस नंबर पर आप मैसेज करोगे, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या करेगी, रिप्लाई कर दिया करेगी। और इस तरीके से आप हमारे साथ जो है नीट के एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। बट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो नीट 2027 के एग्जाम में फॉर सपोज कोई भी रीज़न रहा और वो बच्चा जो है वो क्रैक नहीं कर पाया, तो हमारी तरफ से बच्चे 1 साल की जो आपकी ड्रॉपर बैच जो है वो एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है। तो अब तो आपके पास एक और मोटिव मिल गया ना वेदत की जो है हमारी प्रगामी बैच को ज्वाइन करने का। तो मिलते हैं हम लोग।